So, do you know about Amir Khusro? Sir. Who was Amir Khusro? Sir, Amir Khusro was a Indian poet. Hmm? Indian poet. He writes poems in Hindi as well as in Urdu. Hmm? उन्होंने सर मैं हिंदी में कंटिन्यू कर सकता एकदम बिल्कुल बिल्कुल। सर उन्होंने सितार और तबला का भी आविष्कार किया। Hmm? सर उन्होंने ख्याल गायकी का भी उन्होंने आविष्कार किया। Hmm? सर उन्होंने कई राजवंशों में राजकवि के रूप में काम किया। Hmm? जैसे शुरुआत में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का था उसमें इल्तुतमिश के यहाँ भी उन्होंने एज ए कवि के रूप में काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के यहाँ। इल्तुतमिश के यहाँ? हाँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था जो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ भी। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? सर 1253 में। 1253 में? सर। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1325 में। 1325 में। सर। इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश 1210-1211 में इल्तुतमिश आए थे। सर। और 36 में चले गए। 36 में चले गए सर, सॉरी। ये पैदा कब हुए? सर 1253 में। तो इल्तुतमिश के दरबार में रहे होंगे सर। और फिर कहा जाता है कि जो सितार है सर उसके आविष्कारक 18वीं सदी के खुसरो खां हैं, ऐसा माना जाता है। सर। हाँ, और लोग गलती से अमीर खुसरो बताते हैं। कोई बात नहीं। ख्याल गायकी क्या है? ख्याल गायकी क्या है? सर हमें उसके बारे में पता नहीं सर, सॉरी। ये कासगंज जो है, अब ये काशीराम नगर है या कासगंज है? कासगंज है सर। तो काशीराम नगर क्यों मेंशन किया था अभी भी? सर एक्चुअली जो शुरुआत में जब 2008 में जब डिस्ट्रिक्ट एटा से जब डिस्ट्रिक्ट कासगंज बनाया गया था तो उसकी रीनेमिंग की गई थी। अच्छा। वो काशीराम नगर के रूप में। अच्छा, आपके जो पटियाली है सर। कौन सी नदी है यहाँ पे? सर गंगा नदी है सर। गंगा नदी है सर। तो वहीं स्विमिंग सीखी आपने? सर। तो हॉबी है सर हमारी तो, और स्विमिंग में जो है कंपटीशन भी होते रहते हैं, तो कभी पार्टिसिपेट किया तैराकी में? सर मैं कि ओलंपिक में जाते या नेशनल चैंपियन बनते? सर ऐसा तो नहीं कर पाया कभी भी, लेकिन बचपन में जब भी मैं गांव में रहता था तब मैंने जब भी, क्योंकि मेरे पास में गंगा जी हैं तो इसलिए मैंने तैराकी मतलब एक। अच्छा, भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो गंगा नदी को तैर करके पार करते थे पढ़ने के लिए केवल? सॉरी सर। क्योंकि वो नाव में मतलब उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो नाव में बैठ सके बनारस के पास। सर नहीं पता? सॉरी कोई सर लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, कुकिंग में आप क्या क्या बनाते हैं, क्या बना लेते हैं? सर क्योंकि मैं बाहर रह के पढ़ा हूँ सर, तो इसीलिए उतना पैसा नहीं प्रीफर कर सकता हूँ, इसलिए मैं खाना खुद ही बनाता था। जैसे चावल दाल जो खुद मजबूरी में बनाते थे? सर पहले मजबूरी थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप किया सर। तो क्या क्या बनाते हैं आप? कौन सी कोई नई डिश इजाद की है आपने? सर कोई नई तो नहीं किया, लेकिन जैसे मैं स्पेशल में जैसे अपनी पनीर बनाता हूँ और कभी कभी चावल के साथ में भुजिया बनाते हैं? भुजिया नहीं बनाता। पनीर कैसे बनाते हैं? सर मटर पनीर बना लेता हूँ सर। कैसे? मटर पनीर कैसे बना? सब्जी बनाते हो ना? सर मटर पनीर थोड़ी बनाते हैं। तो मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं? सर मटर पनीर की सब्जी के लिए सबसे पहले हम पनीर को काटते हैं, सबसे पहले धुलाई करते हैं सबसे पहले, फिर पनीर को काटते हैं उसको पीसेज में, फिर उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको अलग अलग रख के फिर हम उसमें क्या करते हैं कि तेल डालते हैं कढ़ाई में, तेल डाल के फिर हम उसमें मसाला मतलब फ्राई करके उसके बाद हम उस पनीर को और मटर को साथ में डाल देते हैं। अच्छा, मटर को बाद में डालते हैं? हाँ, मटर साथ में डालते हैं। कितनी देर में बना लेते हैं मटर पनीर की सब्जी? सर ऐसा 20 से 25 मिनट लगता है सर। 20 से 25 मिनट। उसमें मसाले डालते होंगे सर। दक्षिण भारत का कौन सा जो पहाड़ी या पर्वत श्रेणी है वो मसालों के लिए फेमस है? सर पालिनी। पालिनी। पालनी? कार्डामम हिल्स का नाम सुना है? इलायची पहाड़ी का कार्डामम हिल्स सुना सर। सुना है सर। तो कार्डामम हिंदी में क्या बोलते हैं? इलायची बोलते हैं। और जो एक पुर्तगाली आए थे भारत में सर और जब वो आए यहाँ पे पुर्तगाली सर, तो उन्होंने साउथ इंडिया में यही मसालों का पहाड़ देख लिया था कार्डामम सर, और इतने प्रभावित हुए टेस्ट से सर, तो उन्होंने ले जाकर के इसे बेचा वहाँ पे। सर। ये पता है आपको? ये 60 रुपये दाम पर बेचा था मसालों के रूप में ले जाकर के। सर। तो वो पुर्तगाली कौन थे? सर वास्को डी गामा थे सर। वास्को दा गामा थे। सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो जिला ये एटा है,
ठीक है, ये किस लिए फेमस है? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट कासगंज है सर। कासगंज, सॉरी कासगंज, हाँ ठीक है कासगंज। एटा मैंने यहाँ पे देख लिया था भाई, एटा सर ने पढ़ाई की है। सर हाँ, तो ये आपका कासगंज जो है ये किस लिए फेमस है? सर कासगंज में जरी जरदोजी भी बनती है सर, कालीन बनती है सर एक्चुअली। अभी बनती है? हाँ अभी भी बनती है सर। अच्छा ठीक। तो क्या इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है कि वहाँ पे कालीन बनती है? सर वहाँ के जो बुनकर हैं सर, हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं वो अभी भी मतलब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं सर। अच्छा अच्छा, सर। तो बनाते हैं वो? सर बनाते अभी हैं। भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये रोहिलखंड का क्षेत्र जो है सर। ये कौन सा है उत्तर प्रदेश में? रोहिलखंड सर ये जो बरेली और लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब लखनऊ से पहले पहले का जो बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है वो रोहिलखंड में आता है सर। अच्छा, और रोहिलखंड की राजधानी क्या थी? रोहिलखंड की स्थापना हुई थी सर क्षेत्रीय राज्यों के रूप में सर। मुगलों के पतन के बाद स्पेशली। सर तो रोहिलखंड की राजधानी क्या थी? सर आई एम नॉट अवेयर। ओके। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रहा है? सर ठीक है। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। सर। कौन सा सिद्धांत दिया था? सर एडम स्मिथ ने जो कैपिटलिस्ट के लिए किया था। कैपिटलिस्ट के लिए दिया था? सर क्या दिया था एडम स्मिथ ने? सर उन्होंने एडम स्मिथ ने सर जो वेल्थम नेशन दी थी उसमें उन्होंने थ्योरी दी थी सर, इकोनॉमिक्स थ्योरी दी। अच्छा, अगर आप भारत के वित्त मंत्री होते, ठीक सर। है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है सर ग्रेजुएशन में, तो अभी कोरोना काल में एकदम आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सर हमने 5 ट्रिलियन जो है जो अपना इकोनॉमी को जो है उतने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था कि ले जाएंगे वहां तक। सर। ठीक है। सर अब आप बताइए कि पोस्ट कोरोना सर आप अगर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, सर तो अब क्या कदम उठाएंगे जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाए? सर मेनली जो प्रॉब्लम सर जो प्री कोविड थी जो इंडियन इकोनॉमी की वो थी डिमांड डिफिसिट, क्योंकि डिमांड क्या है काफ़ी घट गई थी। और एक्चुअली ये पूरा विश्व की समस्या है, अभी जो पूरे विश्व की जो मंदी का एक कारण ये भी है कि डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो सबसे पहले हमें डिमांड को बूस्टअप करना है। यही सेम लॉजिक जो नोबेल लॉरिएट हैं सर उन्होंने भी दिया था, जो इंडियन वो अभिजीत बनर्जी थे सर, उन्होंने भी बोला था कि इंडिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ना ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इंडिया को डिमांड बूस्टअप करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसीलिए इंडिया ने भी उसी कदम को उठाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिमांड को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे अभी रिसेंटली जो 5 लाख करोड़ रुपए किसानों को भी दिए हैं, और जो अभी एक मार्केट इन्वेंशन स्कीम है जो उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए एक इंसेंटिव भी दिया जा रहा है आपको गवर्नमेंट। लग रहा है कि वर्तमान जो कोरोना में जो परिस्थितियां डेवलप की हैं सर। उसको अभी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सर। उसने सही तरीके से हैंडल किया है? सर मेरे हिसाब से तो सही किया है सही किया है। सर। आप उत्तर प्रदेश से हैं। सर। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर। और ठीक इनके जो पहले मुख्यमंत्री थे, सर। अगर उन दोनों की तुलना की जाए सर। तो आपको कौन ज्यादा सही प्रतीत होते हैं, अभी वाले या पिछले वाले? सर ऐसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्य मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किए थे वो भी एक सराहनीय थे। जैसे कि मेट्रो रेल का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात उन्होंने जो यमुना एक्सप्रेस वे उनकी परिकल्पना थी, तो उन्होंने भी काफ़ी, जैसे पुलिस के जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी जो 100 नंबर डायल नंबर था वो उन्हीं की परिकल्पना थी, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब फर्दर आगे बढ़ाया था। हालांकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उन्होंने भी उस चीज़ को ही फर्दर आगे बढ़ाया है। जैसे रोड को एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो 4 लेन से भी सही काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सही काम किया सर। ठीक है। अच्छा, आपने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, क्यों? सर क्योंकि मैं पहले से ही बीएसएफ में हूँ सर। आप बीएसएफ में हैं ऑलरेडी? सर अच्छा ठीक। क्योंकि बीएसएफ एक खुद बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है सर। मैं पहले से ही बीएसएफ की रिगार्डिंग बॉर्डर गार्डिंग के रिगार्डिंग जो मेरे एक्सपीरियंस हैं मैं उनको यूज कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको ही वरीयता दी। अच्छा, तो बीएसएफ में होते हुए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ को नहीं दी है? सर। है ना? सर तो एसआईआरएम है, क्या है इसका फुल फॉर्म इसका? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक। अच्छा, ऑलरेडी यू आर इन बीएसएफ। तो और अभी आप कहाँ पे हैं?
सर पुंछ में। पुंछ में सर। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है ये? हाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश से अलग है मंडी, है ना? सर। अच्छा, ठीक है सर। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है ना सर। तो रिसेंट में आर्टिकल 254(2) काफी चर्चा में रहा है, ये क्या है? 254 सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सर ठीक है, चलिए। पॉलिटिकल साइंस सर। राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? राजनीति सेना में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सेना में सर राजनीति नहीं होनी चाहिए सर। राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर। राजनीति है क्या? राजनीति का मतलब क्या होता है? सर राजनीति का मतलब यही होता है कि एक स्टेट को ड्राइव करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करने के लिए जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना या उनको मतलब बनाना या उनको रिफॉर्म करना सर। सर, एक राजनेता और एक नेता में क्या अंतर होता है? लीडर और पॉलिटिशियन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? एक जो नेतृत्व करता है सर। लीडर, सर। और एक जो पॉलिटिक्स करता है पॉलिटिशियन। सर। सर इन दोनों में अंतर पूछ रहे हैं। सर लीडर और पॉलिटिशियन में बेसिक डिफरेंस ये हो सकता है सर, मैं गेस कर रहा हूँ कि लीडर तो लीड करता है। लीडर जैसे अभी लीडर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी देश को लीड कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को साथ साथ में क्या है कि गवर्नमेंट की मतलब जो भी पॉलिसीज हैं उनके दोनों पक्षों को देखते हुए मतलब डिसीजन करना पड़ता है। मतलब वो गवर्नमेंट की नीतियों की श्योर नहीं है आप? सर। गेस कर। सर। ठीक। पॉलिटिकल साइंस से आप हैं, तो जो हमारी प्रस्तावना है, सर। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? सर 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। आपको लगता है कि इकोनॉमिकल जो है आर्थिक न्याय जो बात की जाती है सर। वो भारत में अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जा रही है? सर मुझे लगता है कि अपनाई जा रही है सर। सर क्योंकि आर्थिक न्याय के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से ही प्रयास करती है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे टैक्सेशन भी उसी का ही एक पार्ट है सर। टैक्सेशन जो भी होता है वो उसी का पार्ट, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकें। उसके साथ साथ में जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव चला रही है, एक तरफ टैक्सेशन कर रही है, दूसरी तरफ जो है डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। जैसे किसानों के लिए सम्मान योजना, ये भी एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। अभी आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं सर। किसानों को जो यूरिया डाई ये जब रासायनिक उर्वरक है सर। इसके लिए डीबीटी दिया जा रहा है सर। तो डीबीटी जो किया जा रहा है इससे किसानों को फायदा मिला है या नुकसान मिला है? इसके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं? डीबीटी सर डीबीटी के पॉजिटिव ये फर्टिलाइजर में जो दिया जाता है किसानों को, सर उसके फ़ायदे ये हैं कि डीबीटी करने से क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर। उसमें क्या है कि अगर डीबीटी नहीं करने से क्या था कि बड़े किसानों को उससे फ़ायदा होता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा सर जो लूप होल्स हैं वो फिलअप हो जाएंगे सर। तीसरा जो भ्रष्टाचार जो कम हो जाएगा। और नेगेटिव क्या है? डीबीटी के नेगेटिव ये है कि जो अभी भी कई किसान परिवारों के अभी भी बैंक अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, ठीक है। दूसरा, तो उनको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट सर ये है कि कई जो लैंडलेस लेबरर हैं सर, वो भी इसके श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। थर्ड, तीसरा सर आई एम नॉट रिकॉल नाउ। श्योर नहीं है।
अच्छा, सपोज दैट आप बीएसएफ में वर्क कर रहे हैं, सर। आप एएसआई हैं। सर। पश्चिमी देशों में जो भर्तियां होती हैं वो सार्जेंट के रूप में होती हैं, और सार्जेंट ही प्रमोट होते होते डीजी लेवल पर चला जाता सर। है। और यहाँ पे सिपाही जो है, सिपाही पर भी रिटायरमेंट ले सकता है। सर। आपको नहीं लगता कि बाहर से मतलब कि असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट लाने से बेहतर है कि जो भीतर से पोस्ट है, सर। जो 5 साल 7 साल सर्विस कर चुके हैं सर। वहाँ से भर्ती करके बेहतर होगा? उनको मतलब असिस्टेंट कमांडेंट बनाना बेहतर होगा rather than सीएपीएफ के थ्रू लाना? सर जहाँ तक असिस्टेंट कमांडेंट बनाने की बात है तो सर प्रमोटिव भी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं सर। सर जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट होता है सर वो भी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। और मैंने तो जो सिपाही से भर्ती होते थे मैंने तो ट्रेनिंग सेंटर में उनको भी असिस्टेंट कमांडेंट देखा है सर। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको बंद करके वहीं से प्रमोशन देना चाहिए? क्योंकि वो उनकी हर एक चीज़ की समस्याओं को समझ है। जैसा कि आप फोर्स में है तो फोर्स में इस समय ऑफिसर और सबऑर्डिनेट के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है कई बार। सर। कई लोग गोलियां मार देते हैं सर। इन तनावों को या इन जो सिपाही की समस्याएं हैं, जो लो लेवल की समस्याएं हैं, उनको वो बेहतर ढंग से समझ सकता है जो वहीं से प्रमोट हो गए। सर इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना जो असिस्टेंट कमांडेंट एज ए भर्ती करती है उसको 2 साल पे प्रोबेशन पीरियड पर रखती है सर। उसको एज ए रूल तो ये है कि असिस्टेंट कमांडेंट सारी ड्यूटी करेगा, सारे डिपार्टमेंट में जो भी, चाहे कम्युनिकेशन हो, सिग्नल हो, चाहे ऑफिस हो, मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो, चाहे जीडी की ड्यूटी हो, चाहे सिपाही की ड्यूटी हो, उसे सभी ड्यूटी करनी पड़ती है सर, ताकि वो समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब ग्रास रूट लेवल को समझ सके सर। ठीक है, सपोज दैट आप बीएसएफ के बन जाते हैं डीसी सर। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? सर एसएसबी है सर। एसएसबी है सर। सपोज दैट आप बन जाते हैं बीएसएफ में या एसएसबी में डीसी बन जाते हैं सर। ठीक, आपके सामने जो है कुछ बच्चे हैं सर। छोटे बच्चे हैं सर। वो ओपीएम का अवैध व्यापार कर रहे हैं सर। बड़ा गैंग है वो उनके थ्रू करवा रहा है सर। ठीक, 5 साल 6 साल के बच्चे हैं जो अपने बैग में लेकर के उधर से आ रहे हैं सर। आपको पता है, आप रोकते हैं उनको सर। लेकिन उनके हाथ में ग्रेनेड होता है, सर। आप क्या करेंगे? अगर वो ग्रेनेड आपके पास फेंक रहे हैं या इतना है कि अगर वो खोल देते हैं आपके कुछ जवान भी सही हो सकते हैं सर। आप क्या करेंगे? आपका 3, 4, 5 में पढ़ने वाले बच्चे, उनको गोली मारेंगे या उनसे क्या, कैसे आप? सर सबसे पहले हम उनको गोली नहीं मारेंगे, सबसे पहले हम उनको समझाएंगे, दूर से ही उनको सबसे पहले वार्निंग देंगे कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। अगर उसके बाद भी वो अगर नहीं मानते फिर भी हम समझाएंगे, लेकिन लास्ट वार्निंग पर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें उपयोग करना पड़ेगा सर। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। सर